Assalamu alaikum students. Today we will study peptic ulcer. In peptic ulcer we will cover introduction, its pathogenesis, clinical manifestation, treatment evaluation, treatment goals. In treatment goals we will study different algorithm of peptic ulcer diseases and then we will solve the cases. Now let's see the introduction of peptic ulcer. The term peptic ulcer describes a condition in which there is a discontinuity in the entire thickness of the gastric or duodenal mucosa that persists as a result of acid and pepsin in the gastric juice. Basically peptic ulcer में जो म्यूकोज़ा होता है ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उसके ऊपर लेजन्स स्टार्ट हो जाते हैं, ज़ख़म बनना शुरू हो जाता है. वो जो थिकनेस होती है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की वो थिन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लेजन्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. बेसिकली ये लेजन्स जो है ना स्टमक और ड्यूटेनल पार्ट्स पे होता है और ये लेजन्स ज़्यादातर उन रीजन्स पे होता है जो गैस्ट्रिक जूस से एक्सपोज्ड होते हैं. नेक्स्ट है ईसोफेगियल अल्सरेशन ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्स इज जनरली क्लासिफाइड अंडर जर्ड. ठीक है, जो ईसोफेजियल अल्सरेशन होती है उसको हम क्लासिफाई करते हैं अंडर गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज़. गैस्ट्रो ईसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज़ बेसिकली रिट्रोग्रेड मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट होती है जो स्टमक से ईसोफेगस में आता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंसीडर करते हैं और जो या फिर जो है इट में लीड टू प्रोफाउंड सिम्टोमेटिक और हिस्टोलॉजिकल कंडीशन. ठीक है, जिसको हम जर्ड कह रहे हैं. जब ये रिफ्लेक्स इन्फ्लेमेशन की तरफ जाने लगती है, यानी जब ये रिट्रोग्रेड मूवमेंट होती है फ्रॉम स्टमक टू ईसोफेगस, तो इससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है. ये विथ और विदाउट इरोजन भी हो सकती है और या फिर अल्सरेशन की वजह से भी हो सकती है. तो ये जो इन्फ्लेमेशन काउज कर रही होती है इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस. और 50 to 60 ऐसे केसेस होते हैं, टिपिकल रिपोर्ट्स होते हैं जिसके अंदर जो है सिम्टम्स तो नहीं होते हैं और जो है लेक ऑफ एविडेंस ऑफ ईसोफेजियल म्यूकस इंजरी होती है. तो इसको हम कह रहे होते हैं नॉन इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज़, नर्ड, नॉन इरोसिव रिफ्लेक्स डिजीज़. नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया जो है बेसिकली एब्डोमिनल पेन होता है, परसिस्टेंट रहता है, कभी रिकरेंट एब्डोमिनल पेन रहता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है सेंटर्ड इन द अपर एब्डोमिन. अच्छा, डिस्पेप्सिया के लिए ये कहा जाता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ ऑफन प्रेजेंट्स टू क्लिनिशियंस एज डिस्पेप्सिया. हाउएवर नॉट ऑल पेशेंट्स विद डिस्पेप्सिया हैव पेप्टिक अल्सर डिजीज़. पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के पेशेंट्स को डिस्पेप्सिया होता है, लेकिन हर डिस्पेप्सिया के पेशेंट को पेप्टिक अल्सर नहीं होता है. Now we will see the pathogenesis. There are two common forms of peptic ulcer disease, those associated with H. pylori and those associated with the use of aspirin and NSAID. और जो सबसे लेस कॉमनली अकर होता है उसको हम ज़रिंजा इलेक्शन सिंड्रोम कहते हैं, विच इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद मैसिव हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. अपर एब्डोमिनल पेन होता है 1 to 3 आवर्स तक आफ्टर मील और रिलीफ मिलेगा बाय टेकिंग फूड और एंड एसिड इज़ अ क्लासिक सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़. द रिलेशनशिप टू मील इज़ मोर मार्क्ड इन ड्यूडेनल अल्सर देन इन गैस्ट्रिक अल्सर. ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसका एक जो रिलेशनशिप है मील से वो आइडेंटिफाई करता है ड्यूडेनल अल्सर से देन इन गैस्ट्रिक अल्सर. हाउएवर द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ lack specificity. Due to lack of specificity, it is very difficult to distinguish between duodenal ulcer, gastric ulcer or functional dyspepsia. Anorexia, weight loss, nausea and vomiting, heartburn and irritation can all occur with peptic ulcer disease. Patients with predominant symptoms of heartburn are likely to have GERD. जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं
उनके अंदर जो प्रेजेंटेशन होती है, जो सिम्टम्स होते हैं पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के, वो साइलेंट होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी जो है उनकी फर्स्ट क्लिनिकल साइन ऑफ डिज़ीज़ होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे अभी हमने सिम्टम्स पढ़े हैं कि हार्ट एब्डोमिनल पेन होगा पर और जो है वो फूड से या एंड एसिड से जो है रिलीफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है डिज़ीज़ का वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ही होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन may be negative or reveal epigastric tenderness. Peptic ulcer is the past tended to relapse and remit, and 70 to 80% of ulcer relapse within 1 to 2 years after being healed by anti-secretion therapy. एंटी थेरेपी के बाद भी जो है आफ्टर 1 to 2 years बाद जो है वो अल्सर जो है रिलैप्स होता है। Clinical evaluation. First we will see the physical findings and then we will move towards the investigation. In physical finding, patient with peptic ulcer disease may exhibit superficial and deep epigastric tenderness and voluntary muscles guarding with duodenal ulcer. Patients also may show unilateral spasm over the duodenal bulb. Gastric ulcer patient may have weight loss. इन्होंने तीनों का बताया है कि जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में क्या होगा, सुपरफिशियल और डीप एपिगैस्ट्रिक टेंडरनेस होगी और वॉलंटरी मसल्स गार्डिंग होगी। ड्यूडेनल अल्सर में पेशेंट को यूनिलैटरल स्पैज़म होगा ओवर द ड्यूडेनल बल्ब और गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट में क्या होगा, वेट लॉस होगा। अगर ये सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे हैं पेशेंट में फिजिकल फाइंडिंग में तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन पे मूव करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंडोस्कोपी, देन रेडियोलॉजी एंड देन एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी डिटेक्शन. Endoscopy is generally the investigation of choice for diagnosing peptic ulcer, and the procedure is sensitive, specific, and safe. However, endoscopy is invasive and expensive. हम रूटीन एंडोस्कोपी नहीं करते हैं पेशेंट प्रेजेंटिंग विद डिस्पेप्सिया विदाउट अलार्म फीचर्स। ठीक है, मतलब अगर पेशेंट को डिस्पेप्सिया के सिम्टम्स आ रहे हैं और अलार्म फीचर्स, अब अलार्म फीचर्स से क्या मतलब है, अलार्म फीचर्स से मतलब है कि वो पेशेंट्स जिनको डिस्फेजिया, पेन ऑन स्वेलिंग, अनइंटेंशनल वेट लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग और एनीमिक है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है ऑन एनसेड और वेरोफ्रिन पे हैं, यानी एनसेड और वेरोफ्रिन ले रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये अलार्म फीचर्स हैं। इन पेशेंट्स का हम एंडोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वो पेशेंट्स जो 55 इयर्स से ऊपर हैं उनके जो सिम्टम्स हैं हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि वन एक्सप्लेंट होते हैं, परसिस्टेंट सिम्टम्स ऑफ डिस्पेप्सिया होता है, तो बायोप्सीज में बी टेकन टू एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी एंड अनकॉमन लेजन सच एज क्रोन डिजीज़। ठीक है, और एक और इन्वेस्टिगेशन मेथड है जिसको हम कहते हैं वायरलेस कैप्सूल एंडोस्कोपी is also available to investigate NSAID induced ulceration of small intestine causing gastrointestinal hemorrhage and is preferable to radiological imaging. अब नेक्स्ट आते हैं रेडियोलॉजी में डबल कंट्रास्ट बेरियम रेडियोग्राफी डिटेक्ट करता है 80% ऑफ पेप्टिक अल्सर. हाउएवर एंडोस्कोपी इज़ मोर एक्यूरेट एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेफर्ड. ठीक है, नेक्स्ट एच पाइलोरी डिटेक्शन है. एच पाइलोरी डिटेक्शन के सेवरल मेथड्स हैं कि हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकें, जिसके अंदर एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है और एक इन्वेसिव टेस्ट होता है. नॉन इन्वेसिव टेस्ट में जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट हो जाते हैं जो डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडीज़ को, और इसके अंदर जो है एक यूरिया ब्रेड टेस्ट और एक दूसरा है स्टूल एंटीजन टेस्ट. और नॉन इन्वेसिव टेस्ट रिक्वायर गैस्ट्रिक एंट्रल बायोप्सीज इंक्लूडिंग urease test, histology and culture. Of these biopsy, urease test is widely used. Agar-based biopsy urease tests are designed to be read at 24 hours, whereas the strip-based biopsy urease test can be read at 2 hours following incubation with the बायोप्सी मटेरियल. ठीक है, एच पाइलोरी में डिफरेंट मेथड्स हैं जिनमें एक नॉन इन्वेसिव एक इन्वेसिव है. नॉन इन्वेसिव जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट है और जो इन्वेसिव है उसके अंदर जो है एक एगार बेस्ड बायोप्सी है जो 24 आवर्स में हम उसकी रीडिंग लेते हैं, और दूसरी स्ट्रिप बेस्ड बायोप्सी यूरियस टेस्ट है जिसकी रीडिंग हम लेते हैं एट 2 आवर्स. ठीक, नेक्स्ट अब जो हम मूव करेंगे इज़ ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं: टू रिलीव पेन एंड अदर सिम्टम्स एंड प्रमोट हीलिंग, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, मिनिमाइज रीअकरेंस
maintain the adequate nutrition, teach the patient about the disease to improve therapeutic compliance, maintain the patient symptom free. Now moving towards the decision algorithm for management of uninvestigated dyspepsia. ये जो algorithm है ये है for the management of uninvestigated dyspepsia. अगर डिस्पेप्सिया नॉट नीडिंग रेफरल है तो हम उसकी रिव्यू करेंगे मेडिकेशन के पेशेंट जो है ऐसी मेडिसिन तो नहीं ले रहा है जिसकी वजह से डिस्पेप्सिया हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल्स अगर हम देखें तो कैल्शियम एंटागोनिस्ट हैं, नाइट्रेट्स हैं, थियोफाइलिन्स हैं, बिसफॉस्फोनेट्स, स्टेरॉइड्स और एंसिड्स जो हैं मिमिक करते हैं डिस्पेप्सिया को. तो अगर हम मेडिकेशन को रिव्यू करेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं लाइफस्टाइल एडवाइस के ऊपर. हम उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस क्यों करते हैं ताकि जो भी रीज़न्स है फॉर एग्ज़ाम्पल एडवाइस करेंगे पेशेंट को हेल्दी ईटिंग के लिए, वेट रिडक्शन, स्मोकिंग सेसेशन, प्रमोटिंग कंटिन्यूड यूज़ ऑफ एंटासिड एंड और एलिजिनेट्स. ठीक है, अगर रिस्पांस अच्छा है तो रिटर्न करें टू सेल्फ केयर, और अगर नहीं है, नो रिस्पांस या फिर रिलैप्स हो रहा है तो फुल डोज प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स पे आ जाते हैं फॉर 1 मंथ. या फिर एच पाइलोरी टेस्ट करवाते हैं टू ट्रीट एंड ट्रीट शुड बी ऑफर्ड फर्स्ट. ईदर ट्रीटमेंट मे बी ट्राइड फर्स्ट विद द अदर ऑफर्ड इफ सिम्टम परसिस्ट और रिटर्न. वही चीज़ नो रिस्पॉन्स और रिलैप्स हुआ तो अगेन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ टेस्ट एंड ट्रीट. टेस्ट के अंदर हम डिटेक्शन करते हैं जो हमने इन्वेस्टिगेशंस पढ़ी थी कि यूरिया ब्लड टेस्ट करते हैं या स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं जो कि लेबॉर्ट्री बेस्ड टेस्ट हैं. अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो फिर जो है हम इरेडिकेशन थेरेपी की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास ट्रिपल थेरेपी है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, अमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन का रेजिमेन होता है. इन ट्रिपल थेरेपी को यूज़ करके हम इरेडिकेट करेंगे एच पाइलोरी को. और अगर स्टिल रिलैप्स हो रहा है या फिर नो रिस्पॉन्स है तो हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पे जाएंगे या फिर लो डोज ट्रीटमेंट पे जाएंगे. अगेन नो रिस्पॉन्स है तो रिव्यू करेंगे उसको. तो ये था एल्गोरिथम फॉर मैनेजमेंट ऑफ अनइन्वेस्टिगेटेड डिस्पेप्सिया. अब नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन एल्गोरिथम फॉर मैनेजमेंट ऑफ नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया. नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया है तो हम एच पाइलोरी टेस्ट रिजल्ट टेस्ट चेक करेंगे, वही जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं. जब अगर एच पाइलोरी पॉजिटिव आया तो रेडिकेशन थेरेपी करेंगे. रेडिकेशन थेरेपी वही ट्रिपल थेरेपी है जिसमें अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और पीपीआई यूज़ होता है, या फिर जो है पीपीआई, मेट्रोनिडाज़ोल और क्लैरिथ्रोमाइसिन की थेरेपी करते हैं. इसकी डोजिंग हम आगे देखेंगे किस डोज में हम और किस स्ट्रेंथ की मेडिसिन हम दे रहे होते हैं. अगर नेगेटिव है, एच पाइलोरी डिटेक्ट नहीं हुआ है तो वी विल मूव टूवर्ड्स द लो डोज पीपीआई और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर 1 मंथ. सेम रेडिकेशन थेरेपी से जो है नो रिस्पॉन्स और रिलैप्स हुआ है तो अगेन वी विल मूव टूवर्ड्स लो डोज पीपीआई और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट फॉर 1 मंथ एंड देन मूव लो डोज पीपीआई और H2 एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन. फिर वो लेंगे. फिर वी विल मूव टूवर्ड्स द रिव्यू और रिटर्न टू सेल्फ केयर. Now we will see the treatment goals for gastric ulcer, duodenal ulcer and gastroesophageal reflux disease. इन ट्रीटमेंट जब एंडोस्कोपिकली प्रूवन हो जाता है कि अनकॉम्प्लिकेटेड पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है तो सबसे पहले तो अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन है तो सबसे पहले उसको केयर करेंगे, और अगर पेशेंट एनसेड ले रहा है तो हम एनसेड को डिसकंटिन्यू करेंगे. ये 2 की एलिमेंट्स हैं फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर